Today, we are going to talk about my experience in interviews for Engineering Services Examination. UPSC ESE interviews are ongoing, and this video will help those of you who have qualified for interview round and also those of you who are preparing for ESE examination. What if I told you only studies are not enough to get you an IES tag? You need equally important soft skills which will be required in interviews. Most of us engineers को ये लगता है कि presentation, soft skills, presentation of facts ये सारी चीजें इतनी important नहीं है and only पढ़ाई करने से हमें IES का टैग मिल जाएगा. But let me tell you, I am a real life example of the fact कि अगर आप अपने facts को express करने में, अपने presentation को अच्छा करने में असमर्थ हो, तो you will be out of ESE race. I made 3 serious attempts of IES examination and in 2 of those attempts I was called for interviews and last attempt में ही मैंने IES के examination को निकाला. In second attempt I was not able to clear the examination just because मेरे interviews अच्छे नहीं हुए थे. It was only after I started working on my soft skills I cleared ESE 2017 examination with 43rd rank and मेरे interviews में around 130 marks आए थे. So आज मैं आपको बताऊंगा मेरा interview experience and key takeaways जो आप ले सकते हो एंड यूज कर सकते हो किसी भी तरह के इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए. So hello everyone, welcome to my channel. Those of you who are new here, I am Manas Dey, an IAS officer currently working in CPWD, and in this channel we train core sector engineers like you for career upgrades. चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर एग्जामिनेशंस के गाइडेंसेस हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में अपने स्किल एनहांसमेंट के फैक्टर्स हो, सारी की सारी चीजें आपको इस चैनल में मिलेंगी एंड दिस चैनल शुड बी द गो टू चैनल फॉर करियर अपग्रेड्स. ईयर था 2016 एंड आप लोगों की ही तरह मैं भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए बहुत पागल था. आई हैड अ बर्निंग डिजायर टू गेट दैट IAS टैग. मैं इंडियन रेलवेज में काम कर रहा था एंड अलॉन्ग विद वर्क आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. बहुत हार्ड वर्क करने के बाद ऑलमाइटी ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया. I was selected for the interview rounds of ESE 2016. मैं super excited था, but at the same time I was afraid. I had low self-confidence. Part of it was because मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था. एंड जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो ना, आप परफेक्शन की ओर जाना चाहते हो एंड आपको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं कुछ छूट ना गया हो. एंड इन दिस थिंग you miss out on self-confidence. मेरे साथ भी ये फैक्टर मौजूद था, but I was trying my best to give my 100% in those interviews. एक्साइटमेंट में मैंने एक अच्छा सा सूट भी खरीद लिया एंड सितंबर का महीना था तो दिल्ली में अभी भी गर्मी थी एंड सूट पहन के भाई गर्मियों में तो हालत खराब ही होती है. Still, got a good suit, good tie and presented myself the best possible way because I thought first impression is the last impression. D-Day came and I was called for the first half. यूजुअली यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जामिनेशन में जो इंटरव्यूज होते हैं वहाँ पे एक दिन में 12 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होता है. 6 कैंडिडेट्स इन द फर्स्ट हाफ, 6 कैंडिडेट्स इन द सेकंड हाफ, ईच ब्रांच के. तो फर्स्ट हाफ में आपको अराउंड 24 कैंडिडेट्स मिलेंगे 4 ब्रांचेस के एंड सारे के सारे कैंडिडेट्स को 1 घंटा पहले इंटरव्यू स्टार्ट होने के जस्ट 1 आवर पहले इंटर कराया जाता है. इंटरव्यूज 10 बजे से स्टार्ट होता है तो 9 AM शार्प विल बी द एंट्री टाइम. उससे पहले आप सभी लोग यूपीएससी भवन के बाहर खड़े रहते हो. सो एग्जैक्टली 9 AM आई वॉज कॉल्ड इन अलॉन्ग विद ऑल अदर कैंडिडेट्स एंड सारे के सारे लोग बहुत अच्छे से ड्रेस्ड अप थे. इट वॉज ऑल फॉर्मल अटायर, फॉर्मल सूट्स, फॉर्मल ड्रेस. किसी के पास सूट्स थे, किसी के पास सूट्स नहीं भी थे, लेकिन एवरीबडी वाज प्रॉपर्ली ड्रेस्ड. लड़कियों के लिए साड़ी या सूट अलाउड होता है, सो ऑल द गर्ल्स केम विद साड़ीज. सभी कैंडिडेट्स को एक हॉल में बैठाया गया एंड यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स फिल करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि आप आए हो उस दिन में, प्रेजेंट हो कि नहीं है एंड आपका रोल नंबर क्या है वगैरह वगैरह आप भर देते हो. एंड इसके बाद आपको बारी बारी से बुलाया जाता है एंड जब आपको बुलाया जाता है वापस आप उस रूम में नहीं आते हो. इंटरव्यू देने के बाद आप डायरेक्ट एग्जिट करते हो. सो यू आर नॉट अलाउड टू मीट विद दोज हु हैव ऑलरेडी completed their interviews. I was the third person to be called in and literally बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा डर लग रहा था मुझे. इंटरव्यू पैनल में चेयरमैन होते हैं एंड उनके साथ 3 बोर्ड मेंबर्स होते हैं. सो there will be basically 4 members who will be interviewing you. एक बड़ा सा टेबल होता है एंड उस टेबल पे चारों लोग बैठे रहते हैं एंड आपको बीच में बैठाया जाता है एंड you will be bombarded with questions by all of these people. I asked permission to come in. Chairman nodded and as I approached I could sense the intensity of the atmosphere. Literally इतना ज़्यादा सन्नाटा था, you could hear your breath. बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी एंड मेरा कंठ पूरी तरह से सूख चुका था. I don't know, I was paying too much importance to this interview, to this examination. Maybe that was the reason why I was so afraid. Chairman went through my DAF and सबसे पहले उन्होंने मेरे होम टाउन के बारे में पूछा
I replied to it, and उसके बाद immediately he jumped to airport engineering. First question about airport engineering, and my reply was straight. Sorry sir, I don't know the answer of this question. Then second question, again he asked on airport engineering. Again मेरा same reply था, sorry sir, I don't know the answer to this question. Third question उन्होंने हार्वर्ड से पूछ डाला. यहाँ पे मेरा रिप्लाई था, सॉरी सर, मैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग एंड हार्वर्ड इंजीनियरिंग कंप्लीट करके नहीं आया हूँ, प्रिपेयर करके नहीं आया हूँ, सो आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन. भाई इसमें वो बिगड़ गया. ही सेड, कुछ ऐसा बता दो जो आपने प्रिपेयर कर रखा है, हम उसी से पूछ लेंगे. एक तो मेरी ऐसी फटी पड़ी थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड घबराहट बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम इंटरव्यू इन यूपीएससी. ऊपर से अगर चेयरमैन ने ऐसा बोल दिया हो, आई वॉज लिटरली कोल्ड. अंदर से पूरा सुन पड़ गया था मैं. Now this is the typical problem of good guys and first benchers in the school. They panic when they are not able to become perfect. And that's why now I don't recommend you guys to become good guys. I want you guys to be right guys. बाकी सुनो आगे कहानी को. पिस्ड ऑफ चेहरा बना के चेयरमैन ने मेंबर्स की ओर इशारा किया क्वेश्चंस करने के लिए. मेंबर्स ने पहले मेरे से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछा, व्हिच आई रिप्लाइड प्रॉपर्ली. देन ही आस्क्ड मी अबाउट द बेसिक्स ऑफ बिल्डिंग एंड फाइनली ही आस्क्ड मी अबाउट स्टिल्ट एंड बेसमेंट डिफरेंस. उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर एक हिली एरिया है जहाँ पे लोअर लेवल पे आप बेसमेंट में एंट्री कर रहे हो एंड अपर लेवल पे बिल्डिंग है, सो विल यू डिफाइन इट एज अ स्टिल्ट और अ बेसमेंट. आई रिप्लाइड टू दीज क्वेश्चंस बट मेरे रिप्लाईज में दिख रहा था कि आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट. मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से शैटर हो चुकी थी एंड इट वॉज कम्प्लीटली विजिबल थ्रू आउट माई इंटरव्यूज. एंड बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं हमेशा चल रहा था कि मानस भाई यू स्क्रूड अप. विद इन 10-15 मिनट्स ऑफ द इंटरव्यूज आई वॉज टोल्ड टू गो आउट एंड मुझे पता था कि आई स्क्रूड अप दिस टाइम एंड रिजल्ट वॉज सेम. फाइनल रिजल्ट जब आया आई वॉज नॉट सेलेक्टेड. मैं बहुत निराश हुआ बट मुझे समझ में आया मेरे अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं. मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है. आई डोंट नो टू प्रेजेंट माई फैक्ट्स एंड आई वर्कड ऑन दीज थिंग्स एंड आई मेड इट अ पॉइंट कि इफ गिवन अ चांस वन मोर टाइम आई विल क्रैक इट दिस टाइम. ऑलमाइटी गिव मी अनदर चांस. 2017 I was called in for interviews once again. मेरा इंटरव्यू अगेन 4-room सेशन में था and I was the last candidate to be called in. I was called at 12:05 and इस बार भी मेरे अंदर घबराहट हो रही थी, चिल आ रहे थे, बट मैंने खुद को समझाया. And this is most tricky part you should understand as well. जब भी आपको घबराहट हो रही हो किसी भी इंटरव्यू में घुसने से पहले, you have to trick your brain. So I did the same. मैंने अपने ब्रेन को समझाया, मानस This interview is just one way of making your career. अगर मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता है, I will quit preparation this time and even if I quit it, I will be a successful person. मैंने अपने आप को समझाया कि हो सकता है मुझे सब कुछ नहीं आता हो, लेकिन it doesn't mean I am small and I am underrated. I know who I am. I will not let myself to be downgraded, come what may. So I did one thing that was most important. Relax. मुझे अंदर बुलाया गया. I asked permission to come in and chairman nodded. जैसे ही मैं अंदर घुसा, chairman said, मानस, you are the last candidate, so you must be bored of waiting. इस बार मैं तैयार था. I knew कि nothing is casual in this interview board and everything means some question. So I maintained my calm and composure and I smiled gently and I said, no sir, not at all. Actually, I was enjoying. Then chairman said, अच्छा, What were you enjoying? Again, ना मैं excited हुआ, ना ही मैं panic हुआ. I gently smiled and I said, Sir, I was enjoying the wait. अब chairman ने मेरा interview start किया. He said, perhaps while waiting, you must have observed something around you. So tell me something about unique in this building. अब मैंने interviews के लिए कुछ कॉमन टॉपिक्स को ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था, विच इंक्लूडेड यूपीएससी भवन. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंड कॉमन पॉइंट्स के बारे में जानना है जो आपके इंटरव्यूज के लिए हेल्पफुल होगा. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. सो एनीवे, आई टोल्ड देम अबाउट द डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल यूज्ड इन द बिल्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन चेयरमैन ने मेरे जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछा. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड जस्ट जॉइन्ड झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, व्हिच वाज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ माय होम स्टेट. नाउ दिस टाइम आई डिड नॉट से आई हैव जस्ट जॉइन्ड द डिपार्टमेंट एंड आई डोंट नो मच अबाउट इट. इंस्टेड मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड था एंड आई कंप्लीटली टोल्ड माय जॉब प्रोफाइल. चेयरमैन वहां से फिर स्टार्ट हो गए. ही आस्क्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऊर्जा. I said it means energy. Then he asked what is the difference between energy and power,
and I told about it and मुझे मन ही मन लग रहा था यार ये इंटरव्यू तो काफी आसान हो रहा है. Nevertheless, I remained calm and maintained my composure throughout the interview. फिर chairman went on about different types of power being produced in India, जिसके बारे में मैंने बताया. सोलर है, थर्मल है, and wind है, न्यूक्लियर है. उसके बाद he interrupted and he said, do you know anything about Paris Agreement? So basically he started asking more about current affairs. And यहाँ भी मैं तैयार था with current affairs and I detailed out all the things that he asked. Then he asked, what precautions will you take as a civil engineer अगर आप nuclear power plant को design करते हो? Now I had no idea about nuclear power plant construction, but I did not say I don't know answer to this question. Instead, I remained calm, waited for around 20 to 30 seconds and then started to answer the question. So mind में मैंने answers को frame किया with the existing knowledge that I have. मैंने बताया Sir, it must be constructed in a remote location, preferably near a perennial water source to meet the requirements of large amount of water for cooling purpose. फिर मैंने बोला, the structure should have non-porous wall to avoid leakage of radiations. So we must be using, अगर हम concrete use कर रहे हैं तो we must be using very high grade of concrete. Installing permanent auxiliary power supply unit for maintaining all units of emergency. Proper disposal of hazardous nuclear waste because nuclear waste is very problematic अगर आप इसको properly dispose नहीं करते हो तो. पूरे एनालिसिस में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो किसी कॉमन सिविल इंजीनियर को नहीं आता हो. हर चीज सब सिविल इंजीनियर्स को आता हो, लेकिन हम पैनिक कर जाते हैं जब हमें अचानक से एक out of the box question किया जाता है. And this is exactly what they analyze throughout your interviews. What they want to test is your capability of practical application of your knowledge, and secondly, your capability to respond to a panic situation. Anyway, after these questions, chairman nodded towards member 1 and it was time for member 1 to bombard question towards me. Member 1 ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा cheapest means of transport के बारे में. तो इसका एक सिंपल आंसर ये होता है कि cheapest means of transport is water transport. But I detailed it out and descriptive way में मैंने इसका आंसर दिया. मैंने बताया कि अगर हम शॉर्ट टर्म देखें तो ये डेफिनेटली वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें देन रेवेन्यू इंक्रीज होता है अगर हमारा स्पीड ऑफ ट्रांसपोर्ट फास्टर होता है. एंड मोर रेवेन्यू माइनस द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स बेटर प्रॉफिटेबिलिटी. एंड दैट्स वेयर द चीप कॉन्सेप्ट रिवर्सेस. तो यहाँ पे मैंने स्पीड को भी जस्टिफाई किया एंड मैंने बताया कि हाइपर लूप जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम यूज कर सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए, बिकॉज हाइपर लूप लुक्स अनसेफ जब हम देखते हैं कि इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड वी आर यूजिंग इट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पब्लिक्स. लेकिन अगर हम ट्रांसपोर्ट को मूव करने के लिए हाइपर लूप का यूज करें देन इट मे बी मोर प्रॉफिटेबल टू यू एंड मेक्स मोर सेंस. दिस इम्प्रेस्ड द पैनल एंड ही वेंट ऑन टू आस्क मोर क्वेश्चंस. मेंबर आस्क्ड अबाउट माय बर्थ प्लेस एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी अबाउट इट. नाउ आई कम फ्रॉम झारखंड एंड जहां से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे बहुत सारा कोयला मिलता है. इट्स अ कोल माइंस. सो ही आस्क्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल माइंस. ये भी मैंने प्रिपेयर कर रखा था. आई टोल्ड अबाउट इट. बेसिकली कोल माइंस आइदर अंडरग्राउंड कोल माइंस होते हैं या फिर ओपन कास्ट कोल माइंस होते हैं एंड मेरे जगह पे ओपन कास्ट कोल माइंस थे. सो ही आस्क्ड a very environmental question that how do you reclaim the open cast mines once it is completed. I mean एक बार के बाद आप जब तक कोयला खोदते रहते हो तो एक ओपन कास्ट बड़ा सा डिच फॉर्म होता है एंड उस डिच के जब कोयला निकल जाता है पूरा का पूरा देन दैट डिच इज ओपन एंड इट इज लेफ्ट आउट एज इट इज. तो उसको रिक्लेम भी हमें करना पड़ेगा राइट, अदरवाइज इट विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स. तो इसको रिक्लेम करने की मैंने मेथोडोलॉजीज बताए. सबसे पहले मैंने बताया कि एरिया को बैरिकेड करना चाहिए टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मैन एंड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन जो कि कैटल्स होते हैं वो अंदर ना घुस जाएं. Then I said that we can use it for landfill site for construction and demolition waste. We should be cautious about not using this as landfill site for डोमेस्टिक गार्बेजेस बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन कॉम्पोनेंट होता है, लीशेट फॉर्मेशन होता है. ये सारी की सारी चीज़ें मैंने बताई. सो बेसिकली व्हाट आई डिड यूज्ड माय एग्जिस्टिंग नॉलेज टू answer the questions which were not known to me. I did not know about open cast mines के reclamation कैसे हो जाता है. लेकिन मुझे पता था कि लीशेट फॉर्मेशन होता है, मुझे पता था कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट क्या होता है, मुझे ये भी पता था कि ऑर्गेनिक वेस्ट होता है डोमेस्टिक वेस्ट में, तो उनको लैंडफिल में नहीं यूज़ कर सकते. तो बेसिकली यू हैव टू शो देम दैट यू कैन यूज योर नॉलेज फॉर प्रैक्टिकल यूज. देन ही आस्क्ड अबाउट नेम सम रीसेंट न्यूक्लियर डिजास्टर्स. I told about Fukushima nuclear disaster, Chernobyl nuclear disaster. So then he asked Fukushima में क्या हुआ था, and I did not know the answer of this question, and this is a exact answer, right? इसमें कोई descriptive analysis नहीं है. So I simply said that sorry sir, I don't know the answer to this question. And when I said that, I was very confident, I was very calm, and I was very composed.
ऐसा नहीं कि अगर कुछ नहीं आता है तो मैं बिल्कुल सॉरी स्टेट में आ जाऊँ। आई वॉज वेरी काम एंड थ्रू आउट द इंटरव्यू मैंने अपना कॉम्पोजर एकदम मेंटेन रखा। देन ही आस्क्ड अबाउट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो कि ऑनगोइंग मेगा स्ट्रक्चर्स हैं इंडिया में जो चल रहे हैं। आई रिप्लाइड अबाउट इट। उस टाइम पे बांद्रा वर्ली सी लिंक चल रहा था, देन भूपेन हजारिका ब्रिज चल रहा था। सो ऑल दीज थिंग्स आई टोल्ड एंड यहाँ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए वहाँ से एंड आई रिप्लाइड ऑल ऑफ देम विथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। मेंबर 1 जब सेटिस्फाई हो गए देन उन्होंने मेंबर 2 के पास फॉरवर्ड किया। मेंबर 2 ने मुझसे मोर और लेस टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि मोर सर्किल डायग्राम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस, फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑल ऑफ देम वेर वेरी वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को ध्यान रखते हुए आंसर किया। देन उन्होंने मुझसे लाइफ साइकिल कॉस्ट के बारे में पूछा। नाउ रियली आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन एंड मैंने बताया उनको कि सॉरी सर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, बट इफ यू परमिट I can attempt an answer. He nodded and I paused for a while and उसके बाद मैंने आंसर को फ्रेम किया। मैंने बताया it is worth of any item's present value after period of useful life of the item। यानी कि जब कोई आइटम खत्म हो चुका है, जिसकी लाइफ हमें पता है कि हाँ ये फंक्शनल लाइफ है और वो खत्म हो चुका है, उसके बाद उस आइटम की क्या वैल्यू है। सो बेसिकली हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी चीज में एंड उससे हमारे को क्या रिटर्न मिल रहा है, प्लस सैल्वेज वैल्यू उसकी कितनी है, इनका जो कंपैरिजन है, दिस इज व्हाट वी कॉल लाइफ साइकिल कॉस्ट। नाउ दिस इज ए रॉन्ग आंसर, ओके, दिस इज नॉट व्हाट लाइफ साइकिल कॉस्ट इज, लेकिन फिर भी मैंने यही बताया एंड यहाँ पे ही स्माइल्ड एट मी एंड ही सेड दैट आई डोंट थिंक दिस इज द राइट आंसर। पहले ही बता दिया था कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है। सो अगर आपको किसी चीज का आंसर नहीं पता है एंड वो एग्जैक्ट है और आप उसको अटेम्प्ट करना चाहते हो तो आप परमिशन लेके अटेम्प्ट करो। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव होते हैं, जहाँ पे आपको पता नहीं भी होगा फिर भी आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ उसका आंसर कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको नहीं पता होगा एंड डिस्क्रिप्टिव भी नहीं होगा, तो वहाँ पे या तो आप सीधे मना कर दो या नहीं तो आप अटेम्प्ट ले रहे हो तो पूछ के अटेम्प्ट लो कि मुझे पता नहीं है, मैं इसको अटेम्प्ट लेना चाहता हूँ। इतना सब होने के बाद he was quite impressed and he forwarded to member 3. The member 3 was a relaxed guy and he actually helped me. He was consistently encouraging me throughout the interview. And जब मैं उनके पास क्वेश्चन के लिए गया तो he told me that let us relax the माहौल a little bit. उन्होंने बोला कि अभी मध्यम बारिश हो रही है, actually it was raining a little. And इस बारिश को बयां करते हुए आपको कुछ गाना अगर याद आ रहा है तो आप बताओ। He asked me this because I had written watching movies as my hobby. So I said, sir, tip tip बरसा पानी. And to this there was laughter in the entire hall and chairman said indeed it was a very in demand song of our times. When I posted this in Quora, one of the replies were that this could be a perfect example of men will be men advertisement. So basically what I want to highlight here is that आपको वहाँ पे हॉबी के बारे में अगर पूछा जाता है, देखो डैफ में ना आपकी हॉबी लिखी जाती है, आपसे पूछा जाता है कि आपकी हॉबी क्या है, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम वो लिख देते हैं जो हम सोचते हैं, हमारी फैंटेसी है कि हाँ मैं ये करूँगा। दैट इज नॉट योर हॉबी। पहली बात तो ये है कि हॉबी वो होता है जो आपको करना पसंद है बिसाइड्स योर रेगुलर टाइम, पहली बात। दूसरी बात, आपको वहाँ पे हॉबी करना नहीं है, वहाँ पे हॉबी जो भी आप लिखोगे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हॉबी आप वो लिखो जिसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट भी हो एंड आप उसको प्रैक्टिस भी करते हो थोड़ा बहुत, बट मोर इम्पोर्टेंटली आपको उसके बारे में नॉलेज गैदर करना ईजी हो। मैंने इस बार मूवी वॉचिंग इसलिए लिखा था बिकॉज इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर दिस टॉपिक। आप मूवी के बारे में पास्ट IMDb मूवीज को देख लो, बेस्ट ऑस्कर सिनारियोज को देख लो, जो फर्स्ट मूवीज पब्लिश हुए थे उनके बारे में देख लो, हिस्ट्री ऑफ मूवी देख लो, रीसेंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में देख लो कि सबसे ज़्यादा बॉक्स ऑफिस में हाईएस्ट कलेक्शन किसका है। ये सब कुछ अगर देख लेते हो तो मूवी एक ऐसा टॉपिक था जो कि आप इजीली क्लियर कर सकते हो और प्रिपेयर कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई आई चोज मूवी एज माई hobby. So he asked about what is cooling tower and what is its use. मैंने वो बताया। Then he asked about different types of cooling towers. Cooling tower का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि गर्म पानी जो थर्मल पावर प्लांट से निकल रहा है उसको ठंडा कर दे। सो नेचुरल ड्राफ्ट से भी आप ठंडा कर सकते हो एंड इंड्यूस ड्राफ्ट से ठंडा कर सकते हो। इंड्यूस ड्राफ्ट बेसिकली क्या होता है कि उसमें मैकेनिकल फैंस लगे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई बिकॉज ये सब चीज़ें मैंने तैयार करी थी बिकॉज इट वॉज रिलेटेड टू माई जॉब प्रोफाइल। एंड देन ही आस्क्ड अबाउट अ क्वेश्चन जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था। उन्होंने बताया कि नेचुरल ड्राफ्ट वाला जो कूलिंग टावर होता है वो हाइपरबोलिक शेप का क्यों होता है। इसका आंसर मुझे नहीं पता था बट आई यूज्ड
फ्लूइड मैकेनिक्स थ्योरम्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स प्रिंसिपल्स टू एक्सप्लेन कि कैसे हम प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं एंड प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके जो गर्म हवा है उसको हम ऊपर की ओर ले जा सकते हैं नेचुरली। तो दिस ही वाज इम्प्रेस्ड अगेन एंड ही आस्क्ड अबाउट शटरिंग दैट विल बी यूज्ड इन कूलिंग टावर्स। ये सभी चीज़ें पूछने के बाद बेसिकली मेरा इंटरव्यूज़ ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तक चला एंड फाइनली चेयरमैन आस्क्ड सम बेसिक एथिकल क्वेश्चंस जैसे कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, हाउ डू यू सी योरसेल्फ 10 years डाउन द लाइन वगैरह वगैरह। एंड इन सब के आंसर्स देने के बाद आई वाज लेट गो। तो अराउंड 45 मिनट्स के इंटरव्यूज़ के बाद मैं इतना तो कॉन्फिडेंट हो गया था कि यस, इस बार मैंने इंटरव्यू ख़राब तो नहीं किया। एवरेज हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, बट ख़राब तो नहीं। नाउ ख़राब किसको बोलते हैं, एवरेज किसको बोलते हैं, बहुत अच्छा किसको बोलते हैं? खराब तब होगा जब आपका बिलो 100 आ गया। 2016 के इंटरव्यू में मुझे मिले थे ओनली 101 मार्क्स। एवरेज होगा 120 to 140 एंड बहुत अच्छा अगर आपने कर दिया देन योर मार्क्स विल बी 140 to 160। इससे ज़्यादा नहीं मिलता, 100 से नीचे जनरली नहीं देते हैं। अलग बात है आपने बहुत ख़राब कुछ बोल दिया हो तो वो 100 से नीचे भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली 120 to 140 इज़ द एवरेज मार्क्स एंड यहाँ पे मुझे मिला 130 मार्क्स। एंड अगर आप 40 मार्क्स का अंदर देखोगे ना, 40 मार्क्स में सारे रैंक्स रहते हैं। सो इंटरव्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड पे वेरी क्लोज अटेंशन टू इट। देयर आर वेरी माइन्यूट पॉइंट्स जो कि आप बहुत ईजिली तैयार कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सो इंटरव्यूज़ के लिए ज़्यादा सोचना नहीं है, आप मेंस दे लेना, उसके बाद इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी करना। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको इंटरव्यूज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एंड कॉमन टॉपिक्स चाहिए। आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन इट कि इसका आंसर कैसे देना चाहिए एंड कैसे आपको वो टॉपिक्स सर्च करने हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।